तो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल बाय इंडिविजुअल मेथड, ये पहला यूज़ है। फिर है तो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, ये दूसरा यूज़ है। और फिर तीसरा यूज़ है टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। ऐसे 3 यूज़ है, और ये तीनों में से कोई भी एक पूछा ना तो सीधा 4 मार्क्स के लिए आते, ठीक है ना, यानी तीनों 4-4 मार्क्स वाले टॉपिक है। तो आज कोशिश करेंगे हम लोग कि ये तीनों अपना आज के आज ही हो जाए, ताकि पूरा एक साथ पढ़े हम लोग, ठीक है ना। फिर जो छोटा मोटा बचा रहेगा एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल, वो सब देखेंगे बाद में। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियोमीटर होता क्या है। उसके नाम से ही आपको समझ में आएगा, अगर आप लोग नाम पर थोड़ा ध्यान दोगे। पोटेंशियो, ये वर्ड किससे मिलता जुलता लग रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस से मिलता जुलता लग रहा है। मीटर मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसको नाप के देगा? पोटेंशियल डिफरेंस को, है कि नहीं। पोटेंशियोमीटर अ डिवाइस या फिर अ सेटअप, एक एक्चुअली एक डिवाइस नहीं होता, एक पूरा सेटअप होता है। डिवाइस इतने बड़े होते हैं जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं लैब में, है ना। एक डिवाइस नहीं होता, ये इतना बड़ा बाकायदा एक पूरा सेटअप होता है, मीटर ब्रिज की तरह, उससे और बड़ा सेटअप होता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, उससे बड़ा सेटअप होता है। काम क्या है बेटा इसका, बोलो क्या काम है इसका? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका मेन काम है। मेन जो इसका काम है वो काम है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का या किसी बैटरी का वोल्टेज निकालना, ये इसका मेन काम है। इसके अलावा भी ये काफ़ी सारे काम ये करता है, ठीक है ना। अब अपने मन में सबसे पहले एक सवाल आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं खुद लेके आ जा रहा हूँ ये सवाल। सर अपने पास वोल्ट मीटर है ना, क्या करता है वोल्ट मीटर? वोल्टेज नापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज नापता है। इतना सा रहता है बस, सिंपल सा एकदम। दोनों वायर उसमें लगाओ, रीडिंग आ जाएगी, ख़त्म है। तो जब इतना आसान डिवाइस अपने पास अवेलेबल है वोल्टेज को नापने के लिए, तो ज़बरदस्ती इतना नाटक काय को कर रहे हैं हम लोग? उसी वोल्टेज को नापने के लिए इतना बड़ा डिवाइस, इतना बड़ा सेटअप काय को बना रहे? पोटेंशियोमीटर नाम की चीज़ पिक्चर में काय को लेके आए है? ये क्वेश्चन जायज़ क्वेश्चन है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग वही देखते हैं कि वोल्ट मीटर के होने के बावजूद भी हम लोग क्यों पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर रहे हैं। और जब मैं ये पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा ना बेटा आपको, तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड अ वोल्ट मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश पूछा भी गया, पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का डिस्टिंग्विश। उसके 2-3 पॉइंट तो मैं आपको अब भी बता दे रहा हूँ शुरुआत में ही, लेकिन 2-3 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो हम लोग अभी जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो एंड तक आपको क्लियर होगा। इसीलिए पूरा पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं आपको एक डिस्टिंग्विश बताऊंगा, लिखा के दूंगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। लेकिन अभी जो शुरुआत में कर रहा हूँ इसी में आपको 2-3 डिस्टिंग्विश के पॉइंट मिल जाएंगे, सब लोग ध्यान से देखो। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जब अपने पास वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर अवेलेबल है, देन वाई डू वी इंट्रोड्यूस पोटेंशियोमीटर इन द पिक्चर इटसेल्फ? क्यों यूज़ करते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर? तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। समझो एक बैटरी है, एक की यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है जिसका कुछ तो भी रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। सर्किट में करंट जा रहा है आई। कितना करंट जा रहा है बेटा, बोल? आई करंट जा रहा है, ठीक है ना, सॉरी, ऐसा आई करंट जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का वोल्टेज नाप। क्या करना है बेटा, बोल? ए और बी के बीच का वोल्टेज नापना है। तो सर एकदम सिंपल है, ए और बी के बीच में क्या लगा देंगे हम लोग? एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वोल्ट। तो जैसे आप ये वोल्ट मीटर यहाँ पर ए और बी के बीच में लगाओगे तो ये आपको ए और बी के बीच का वोल्टेज निकाल के देगा। क्या करेगा? बोल, ए और बी के बीच का वोल्टेज निकाल के देगा। अब सुनो ज़रा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ए और बी के बीच का वोल्टेज है 20 वोल्ट। कितना बेटा, बोल? 20 वोल्ट। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप जब वोल्ट मीटर से इसको नापोगे ना तो इट विल नेवर शो द रीडिंग 20 वोल्ट। ये कभी भी आपको 20 वोल्ट की रीडिंग नहीं दिखाएगा, ये आपको रीडिंग दिखाएगा 19.8, 19.9, 19.7। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है रे? 20 वोल्ट। पर 20 वोल्ट है क्या? नहीं। यानी फंडा कुछ ऐसा है कि जो वोल्ट मीटर होता है ये जब भी हमको वोल्टेज नाप के देता है ना, तो ये हमको, ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नाप के देता है। कौन सी वैल्यू नाप के देता है? अप्रॉक्सीमेट। इट नेवर मेजर्स एक्यूरेट वैल्यू। ये कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं नाप के देता है। एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा आपको कि हाँ इतना वोल्टेज है। कैसी वैल्यू बताएगा वो? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएगा। ये फंडा कैसा, क्यों ऐसा होता है, क्यों ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही ये क्यों बताता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है?
तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था ना, ये उसमें से कुछ करंट चोरी कर लेता है, उसमें से कुछ करंट खुद ड्रॉ कर लेता है, खुद अपनी तरफ खींच लेता है। देखो ओम्स लॉ याद है सबको, करंट नापने वोल्टेज नापने का फंडा क्या है, I इंटू आर। तो मुझे इस R के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, तो क्या क्या लगेगा, I और R लगेगा। यहाँ आने वाले I की वैल्यू ही अगर चेंज हो गई तो I इंटू आर की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। तो फिर वोल्टेज जो नापा जा रहा है वो सही जा रहा होगा क्या, नापा नहीं, अलग नापा जा रहा होगा। क्यों सर, ये काय को करंट चोरी कर लेता है? बेटा एकदम सिंपल सा फंडा है। ये वोल्ट मीटर खुद तो भी वायर मटेरियल से बना हुआ है ना, तो उसका खुद का भी कुछ ना कुछ क्या रहेगा बेटा, रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसका खुद का भी अपना कुछ ना कुछ क्या है, बोल, रेजिस्टेंस है। इसका खुद का भी अपना कुछ ना कुछ क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा, क्या बोल रहे, जरा ध्यान से सुन, ये रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा करंट इधर जाने वाला है। असल में करंट ना बहुत शानी चीज़ है, समझ। यहाँ से ऐसा करंट आ रहा था 10 एम्पियर। अब इसके सामने दो ऑप्शन थे, क्या थे बेटा, दो ऑप्शन, यहाँ जाने के लिए और यहाँ जाने के लिए। तो करंट क्या देखता मालूम, कौन सी ब्रांच में, कौन से ऑप्शन में रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस मतलब उसको बहने में लगने वाला अपोजिशन, रुकावट। उसको जिस साइड रुकावट कम लगती है ना वो उधर ज़्यादा जाता है, और जहाँ रुकावट ज़्यादा लगती है वहाँ पर कम जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर होता है। आई क्या रहेगा, बोल, आई क्या रहेगा, V बाय आर। ऊपर नीचे आया मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा वहाँ करंट कम, और जहाँ रेजिस्टेंस कम रहेगा वहाँ करंट ज़्यादा रहेगा। तो जब ये दो ब्रांच को करंट देखेगा और वो नोटिस कर रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसको पता है इधर मेरे को जाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इधर करंट कैसा आएगा, कम आएगा। और जहाँ पर रेजिस्टेंस उसको कम दिख रहा है वहाँ पे करंट ज़्यादा है। यानी समझ, इधर रेजिस्टेंस कम है, इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये 10 एम्पियर में से 8 एम्पियर इधर आएगा, 2 ही एम्पियर वहाँ जाएगा। मतलब जिस साइड रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पर करंट ज़्यादा है, और जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है वहाँ पर करंट कम है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट उतना कम, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट उतना कम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा मतलब ये उतना नल्ला वोल्ट मीटर है, सस्ता वाला। क्यों, इसका रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा, ये जो करंट इस पॉइंट पर आ रहा है उतना ज़्यादा करंट इसकी तरफ जाने लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा। तो यहाँ से जो 10 एम्पियर आ रहा था यहाँ पे 10 एम्पियर पहुँचेगा क्या, नहीं, कम होके पहुँचेगा, क्योंकि अच्छा खासा ऊपर वोल्ट मीटर खुद चोरी करने में। तो इधर करंट कम पहुँच रहा है ना, करंट कम पहुँच रहा है तो I इंटू आर की वैल्यू एक्यूरेट आएगी या कम आएगी, कम आएगी। तो ये एक्यूरेट मेजर करके देगा नहीं तुमको, कम, क्योंकि इधर वोल्टेज ही कम आ रहा है तो वो नाप के भी कम देगा। क्यों कम आ रहा है वोल्टेज, समझा, क्योंकि ज़्यादातर वोल्टेज, ज़्यादातर करंट कौन खींच ले रहा है, वोल्ट मीटर खुद खींच ले रहा है अपनी तरफ। मतलब ऐसा समझो, आपने क्या किया, आपके पास एक तिजोरी थी उसमें सामान रखा हुआ था, आपने एक आदमी को खड़ा किए, बोले इसमें जो पैसे रखे हुए उसको गिन कितना पैसा है। अब वो क्या कर रहा है, अपने साथ एक बैग लेके आ रहा है और आधा पैसा उसमें से अपने बैग में डाल दे रहा है। अब आदमी गिन के बता रहा है इतना पैसा, सही गिन रहा है क्या, वो गलत गिन रहा है ना, उसने आधी तो चोरी कर लिया। यही काम इधर भी हो रहा है। वोल्टेज उसको नापने के लिए लगाए थे हम लोग, उसने क्या किया, आधा वोल्टेज आधा करंट तो खुद ही चूस लिया, खुद ही ड्रॉ कर लिया उसने सर्किट में से। तो अब जो वोल्टेज वो हमको नाप के दे रहा होगा, सही वोल्टेज नाप के दे रहा होगा क्या, नहीं, हमको धोखा दे रहा है। समझ रहे। तो एक अच्छा वोल्ट मीटर कौन सा रहेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, ज़्यादा हो। आप वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रखेंगे, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रखेंगे, ये करंट को उतना कम खींचेगा अपनी तरफ, और ज़्यादातर करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो जो वोल्टेज नाप के हमको मिल रहा होगा वो कैसा मिल रहा होगा, बोल, एक्यूरेट के करीब करीब मिल रहा होगा। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल समझते हैं ना, एकदम परफेक्ट, यानी एक ऐसे बंदे को आपने वहाँ पे खड़ा किया कि उसके सामने 10 करोड़ भी रखा होगा तो उसमें से एक फूटी चवन्नी भी नहीं लेगा, वो दिन नहीं, दूसरे का माल है तो बस्त, ऐसा आइडियल। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर हम लोग किसको बोलते हैं बेटा, जरा ध्यान से सुनना। एक आइडियल वोल्ट मीटर उसको कहा जाता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। रेजिस्टेंस कैसा बोल, इनफाइनाइट। जब रेजिस्टेंस से इन्फिनिटी हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आ गया आंसर कितना आता है, जीरो। जैसे किसी भी नंबर के नीचे जीरो आया तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो ये इधर ले ले, वो उधर चले गया। किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आया, आंसर कितना आएगा, जीरो। तो जैसे ही रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ, करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो सर्किट से कितना करंट खींचेगा, जीरो करंट खींचेगा।
तो वो आइडियल वोल्ट मीटर है, खुद ज़रा भी करंट नहीं ले रहा, वो सारा का सारा करंट जहाँ पर जाना चाहिए था वहाँ पर जा रहा है, परफेक्ट आपको रीडिंग नाप के देगा वो। बट यू ओनली टेल मी, इज इट पॉसिबल टू मेक अ वोल्ट मीटर हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस? नहीं, आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं रख सकते हो। हाँ, आप एक कोशिश कर सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस जितना हाई रख सकते हो उतना हाई रखो। तो यूजुअली हम लोग जो वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे होते हैं उनकी ख़ास बात ये होती है कि उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है बोल, वेरी हाई। उनका रेजिस्टेंस जानबूझ के कैसा रखा जाता है बोल, हाई रखा जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जितना हाई रहेगा वो सर्किट से करंट उतना कम ड्रॉ करेगा, और करंट कम ड्रॉ करेगा तो रीडिंग एक्यूरेट के करीब करीब नाप के देगा, अप्रॉक्सीमेट नाप के देगा। तो हाई रेजिस्टेंस रखने से वोल्ट मीटर क्या कर रहा है बोल, हाई रेजिस्टेंस रखने से वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, करंट को क्या कर रहा है, कम ड्रॉ कर रहा है। कम ड्रॉ कर रहा है, इसका ये मतलब है क्या जीरो ड्रॉ कर रहा है? नहीं, कुछ तो कर रहे हैं ना। तो आप अच्छे से अच्छा वोल्ट मीटर ले लो, महंगे से महंगा वोल्ट मीटर ले लो, आप जैसे ही उसको वोल्टेज नापने के लिए सर्किट में कनेक्ट करोगे वो भले से बहुत थोड़ा करंट खींचे पर खींचे। तो ये वोल्ट मीटर की सबसे बड़ी कमी है कि सर्किट में लगाते ही उसका रेजिस्टेंस भले से हाई हो, भले से हाई हो, पर वो कुछ ना कुछ करंट क्या करता है बोल, ड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है। और करंट खींचने की वजह से वो जो वोल्टेज की वैल्यू हमको नाप के दे रहा होता है वो एक्यूरेट होती है क्या? नहीं, अप्रॉक्सीमेट होती है। तो ये ड्रॉबैक है सबसे बड़ा किसका, वोल्ट मीटर का। इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करता है कौन, पोटेंशियोमीटर। इट बिहेव्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर किसकी तरह बिहेव करता है बोल, आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब यू कैन से कि पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, इनफाइनाइट। वो सर्किट से कितना करंट ड्रॉ करेगा, जीरो करंट ड्रॉ करेगा। वो रीडिंग कैसी नाप के देगा, एक्यूरेट रीडिंग नाप के देगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर। एंड व्हाई डू वी नीड पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर के होने के बावजूद भी हमको पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत पड़ती है, दिस इज द मेन रीजन। तो कई सारे डिस्टिंग्विश के पॉइंट आपको मिल चुके हैं, देखिए मिल गए कि नहीं मिल गए। वोल्ट मीटर वोल्टेज की रीडिंग को अप्रॉक्सीमेट नापता है, पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट नापता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी हाई। पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस क्या माना जाता है, आइडियली इनफाइनाइट। क्या माना जाता है बोल, इनफाइनाइट माना जाता है। दो डिफरेंस जगह पे मिल गए कि नहीं, मिल गए कि नहीं बेटा, बोलो। इज इट वेरी मच क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। और तीसरी बात, वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी कम रहती है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है। अब सर ये सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, उसको थोड़ा भी ऐसा डांटेंगे तो रोने लगेगी। ज़्यादा सेंसिटिविटी, किसी भी डिवाइस की सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि वो कितनी कम से कम वैल्यू को मेजर कर ले रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर वोल्टेज 20 है और वो आपको रीडिंग दिखा रहा है 20, इधर पे वोल्टेज 20.01 है तो भी वो आपको रीडिंग क्या दिखाएगा, 20 दिखाएगा। इधर पे रीडिंग 20.11 है तो भी आपको रीडिंग क्या दिखाएगा, 20 दिखाएगा। बट दिस इज नॉट द केस विद पोटेंशियोमीटर। वो 20, 20.1, 20.10, 20.01 हर केस में रीडिंग अलग निकाल के देगा। यानी छोटी से छोटी वैल्यू भी चेंज हुई ना तो उसको क्या करके देगा, नाप के देगा वो। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा, हाई होती है, वो छोटी से छोटी वैल्यू को भी नापेगा। जबकि वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी क्या रहती है बोल, कम रहती है। कितने सारे डिस्टिंग्विश के पॉइंट मिल गए आपको। एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है, राइट डाउन दी एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के ऊपर पोटेंशियोमीटर के क्या क्या एडवांटेजेस है वो लिखो। तो यही सब लिखना है आपको, समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो हमको वोल्ट मीटर होने के बावजूद पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, समझा सबको, इज इट वेरी मच क्लियर। तो वो जो आपको हेडिंग दिख रही 221 पे पोटेंशियोमीटर, तो उसका जो पहला पैराग्राफ है उस पूरे पैराग्राफ में आपको यही समझाया गया कि वोल्ट मीटर के साथ दिक्कत क्या है। वो सर्किट से करंट को खींचता है, आइडियली उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए ताकि वो जीरो करंट खींचे, पर बना नहीं सकते ऐसा वोल्ट मीटर। तो हम लोग रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं, वो बहुत कम करंट खींचता है लेकिन खींचता है। तो रीडिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं नापता है, हमेशा कैसे नापता है, अप्रॉक्सीमेट, करीब करीब की नापता है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर। उस पैराग्राफ में आपको ये लाइन भी मिल जाएगी, दैट पोटेंशियोमीटर वर्क्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर किसकी तरह काम करता है बेटा, एक आइडियल वोल्ट मीटर की तरह। उसका रेजिस्टेंस आप इनफाइनाइट मान सकते हो, उस सर्किट से जीरो करंट को ड्रॉ करता है और रीडिंग कैसे नाप के देता है, एक्यूरेट नाप कर देता है।
समझ में आ रहा है? वोल्ट मीटर अप्रॉक्सीमेट रीडिंग नापता है, पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट रीडिंग नापता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली क्या मान लिया जाता है? इनफाइनाइट मान लिया जाता है। वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी कम रहती है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है, हाई रहती है। वोल्ट मीटर सर्किट से थोड़ा बहुत करंट क्यों ना ड्रॉ करे, करंट को ड्रॉ करता है। पोटेंशियोमीटर सर्किट से करंट को ड्रॉ नहीं करता है। 3-4 पॉइंट डिस्टिंग्विश के ऐसे ही मिल गए। 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो मिल ही गया। अभी कुछ पॉइंट्स और बचे, वो भी बता देता हूँ आपको। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना? अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ये तो मैंने अभी आपको खाली एक कंपैरिजन पढ़ाया वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर का। नाउ वी विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बनता कैसे, द प्रिंसिपल ऑन विच द पोटेंशियोमीटर वर्क्स। समझ में आ रहा है? और एक बात, वोल्ट मीटर का सिर्फ एक ही काम होता है, वोल्टेज नापना, बस ना, उसके अलावा और कुछ काम करता है वो नहीं। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज तो नाप के देगा आपको, और बहुत सारे काम कर देता है हमारे, और बहुत सारे काम कर देता है। आप पोटेंशियोमीटर के जरिए 2 बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर समझते हैं ना? मतलब ये बैटरी का ईएमएफ और ये बैटरी का ईएमएफ, कितना फर्क है दोनों के बीच में? ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका आधा है, ऐसा। आप पोटेंशियोमीटर की मदद से 2 बैटरी का ईएमएफ क्या कर सकते हो? बोल, कंपेयर कर सकते हो। और 2 में से एक का ईएमएफ अगर पता है तो दूसरे का नाप भी सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कंपेयर किया, आपको पता चल गया ये दूसरी वाली जो बैटरी है इसका ईएमएफ इसके 2 गुना है, और आपको इसका वोल्टेज मालूम है 4, तो इसका कितना रहेगा? 8, डबल ना। समझ रहे? तो आप पोटेंशियोमीटर की मदद से 2 बैटरी का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हो। एक का पता है तो दूसरे का ईएमएफ निकाल सकते हो। एक दी गई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आप, किसकी मदद से? पोटेंशियोमीटर की। समझ रहा है? वोल्ट मीटर, एम मीटर को जब कैलिब्रेट करना होता है, उसको चेक करना होता है कि वो बराबर रीडिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, वहां पे भी हम लोग किसको यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर को एक वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर यूज किया जाता है। वो क्या है आगे देखेंगे हम लोग। पोटेंशियोमीटर को ऑडियो कंट्रोल डिवाइस के तौर पर यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर को मोशन सेंसर के तौर पर यूज किया जाता है। तो बताओ, पोटेंशियोमीटर का खाली एक ही काम है क्या? वोल्टेज नापना। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन वोल्ट मीटर का एक ही काम है, क्या? वोल्टेज नापना। एक पॉइंट और मिल गया, एक पॉइंट और मिल गया ना। वोल्ट मीटर आपको खाली वोल्टेज नाप के देता है, पोटेंशियोमीटर बहुत कुछ नाप के देता है। वोल्टेज नापने के अलावा भी उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है बेटा। ठीक है ना? तो आप पोटेंशियोमीटर को फिजिक्स लैब में भी यूज करने वाले हो, तो जब आपका पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट होगा ना, तो वहाँ पे आप इससे पूरे सेटअप को लाइव देखोगे। ठीक है ना? अभी वर्चुअली देखो, इमेजिन करो, खाली लाइव आप फिजिक्स लैब में देखो। मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट भी है आपको और पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, चलो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। यस, कैसा कंस्ट्रक्शन होता है सर इसका? सबसे पहले तो इसमें एक लंबी सी वायर होती है, 1 मीटर नहीं और ज़्यादा, 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ऐसा इतनी लंबी लंबी वायर्स होती है। जितना ज़्यादा लेंथ का वायर रहेगा ना, उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा रहेगी। पोटेंशियोमीटर में वायर जितना ज़्यादा लंबा रहेगा, उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो यूजुअली आपके लैब में जो पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है वो 4-5 मीटर लंबा होता है, उसका वायर इतना बड़ा सेटअप रहता है। उसमें 1 मीटर ऐसा, फिर 1 मीटर ऐसा, फिर 1 मीटर ऐसा, फिर 1 मीटर ऐसा, फिर 1 मीटर ऐसा, ऐसा 4-5 मीटर लंबा वायर होता है। इतना बड़ा सेटअप, मीटर ब्रिज का सेटअप इतना बड़ा रहता है, तो पोटेंशियोमीटर का इतना बड़ा रहता है, पूरा टेबल ऑक्यूपाई कर लेता हो। समझ में अच्छे से? तो सबसे पहले तो आपको इसमें एक लंबी सी वायर देखने को मिलेगी। लेट्स से वायर का नाम है AB। क्या नाम है बेटा? AB। लेंथ है उसका कैपिटल L। लेंथ कितना उसका? बोल, कैपिटल। इज इट फिक्स? मीटर ब्रिज में लेंथ फिक्स था, कितना? 1 मीटर। यहाँ पर इसका लेंथ फिक्स है क्या बेटा? नहीं, इट मे वेरीज। आप कहाँ पर किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, सेंसिटिविटी कितनी रखना है, उसके हिसाब से उसका लेंथ वेरी करता है। इसलिए मैंने लेंथ को क्या मान लिया? बोलो, कैपिटल L। तो इधर ध्यान से देख, एक वुडन बॉक्स रहता है, उसके ऊपर ये वायर लगी रहती है। कैसे लगी रहती है? देख, यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप दिखेगी मेटल की ऐसी एक स्ट्रिप दिखेगी, और एक स्ट्रिप यहाँ पर दिखेगी। यहाँ से ऐसा 1 मीटर लंबा वायर रहेगा, फिर एक स्ट्रिप इधर रहेगी, फिर यहाँ से वापस 1 मीटर लंबा वायर रहेगा, एक स्ट्रिप यहाँ पर रहेगी ऐसा, फिर यहाँ से वापस 1 मीटर लंबा वायर रहेगा, एक स्ट्रिप इधर। ऐसे ही सेटअप रहता है, जितना लंबा वायर आपको रखना रख लो। तो जैसे 4 मीटर लंबा वायर यूज हो गया ना, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है अच्छे से? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन जैसे इधर आ गए, समझ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे, इधर 20 और ले लिए, तो इसको 20 नहीं लेंगे,
120 लेंगे, समझ रहा है? ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर पहुंच गया 50, तो इसको 50 नहीं लेंगे, 100, 200 और 50, 250, 250 लेंगे, समझ रहा है? तो ऐसा लंबा सा वायर रहता है। नाम क्या है इस वायर का बेटा? बोल ए बी। इस वायर का नाम रख दिया मैंने, लेट से ए बी। तो अभी जब आपका लैब में पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट होगा ना, तो ऐसा वायर आपको देखने को मिलेगा और ऐसी स्ट्रिप भी आपको देखने मिलेगी साइड में। समझ आ रहा अच्छे से? अब क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट ए से कनेक्ट करते हैं एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। क्या कनेक्ट करते हैं? बोल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है? इस बैटरी का अपना खुद का कुछ ना कुछ क्या रहेगा बेटा? बोल इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, ये स्मॉल आर। कितना है? बोल स्मॉल आर, ठीक है? अब यहां पर हम लोग लेंगे एक की। अब की के बाद रहेगा एक रियोस्टाट। क्या रहेगा बेटा? रियोस्टाट। और इस रियोस्टाट से पॉइंट बी कनेक्टेड रहेगा, ये ना रियोस्टाट का सिंबल। सो दिस इज अ रियोस्टाट RH, ये की के, बैटरी ऑफ EMF एप्सिलॉन, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। मतलब यहाँ से एक वायर खींच के बैटरी के पॉजिटिव से लगाए, बैटरी के नेगेटिव से एक वायर खींच करके की से लगाए, की का दूसरे साइड से एक वायर खींच करके रियोस्टाट से लगाए, रियोस्टाट के दूसरे साइड से एक वायर लेकर के बी से लगाए, तो ऑटोमेटिकली ये बी जो है वो नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट हो चुका है और ए जो है वो पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है? दिस इज द प्राइमरी सेटअप ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। एक पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सेटअप ये रहता है। अब उसका क्या यूज करना है उसके हिसाब से इस सेटअप में और चेंजेस किए जाते हैं। आपको जो पोटेंशियोमीटर मिलेगा लैब में, उसमें इतनी चीजें ऑलरेडी लगी हुई रहेगी, इसके आगे का सेटअप आपको करना रहेगा। समझ में आ रहा है? इसको प्राइमरी सर्किट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। मुझे बताना इस पूरे सर्किट में आपको कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है? बोलो, इस पूरे सर्किट में आपको कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है? एक तो साफ साफ सामने रखा हुआ है, कौन सा? नहीं, ये तो रियोस्टाट को भूल जाओ, वो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसका काम खाली करंट को कंट्रोल करना होता है। सर्किट में अवेलेबल रेजिस्टेंस कौन कौन सा है? बोलो। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का स्मॉल आर, और दूसरा जहाँ वायर है वहाँ रेजिस्टेंस है, बताया था, जिधर वायर है उधर रेजिस्टेंस है। तो ये जो पूरा वायर दिख रहा है आपको, इस पूरे वायर का मिलाकर ए से लेकर बी तक पूरे वायर का मिलाकर रेजिस्टेंस है, समझो कैपिटल आर। कितना बेटा? कैपिटल आर है, ठीक है ना? तो ये जो पूरा वायर है, वायर ए बी, इसका लेंथ कितना है? बोल लेंथ कितना है? कैपिटल एल। लेंथ कितना है? कैपिटल एल। और इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा? रेजिस्टेंस कितना है? बोल कैपिटल आर। तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर और ये बैटरी का रेजिस्टेंस स्मॉल आर। बैटरी से करंट जाएगा कि नहीं? बोल हाई तो जाएगा ही ना। यहाँ से करंट जा रहा है आई, ये आई करंट पूरा यहाँ से फ्लो होता हुआ इधर रिटर्न आएगा। सही है बेटा? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं ना? पक्का? ठीक है, निकालते करंट की वैल्यू। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा। ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू V बाय आर, तो आई की वैल्यू क्या होती है? V बाय आर। क्या मैं इस V की जगह पर एप्सिलॉन ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि बैटरी के पास क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर नहीं होता तो ले सकते, तो हटा दो उसको। कल कर रहे थे न्यूमेरिकल में, इसलिए जानबूझ के कल मैंने वो टाइप के न्यूमेरिकल आपको कराया ताकि यहाँ पे समझे, ठीक है? इधर ध्यान से देख, यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या किया हमने? हटा दो, समझो हट गया वो। तो जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस हटा, V की जगह पर क्या आ जाएगा? बोल एप्सिलॉन। अब ये जो स्मॉल आर है और ये पूरा कैपिटल आर है, दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा? बोल आर प्लस स्मॉल आर। कल यही कर रहे थे न्यूमेरिकल में, याद है कि भूल गए? MCQ वाले में भी यही किए थे। एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था, उसमें भी यही हुआ था। एक न्यूमेरिकल आपने खुद किए थे, उसमें भी यही हुआ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। आई की वैल्यू आ गई ना ये। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पूरा वायर है ना, ए से लेकर के बी तक, इसका वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है ना? वोल्टेज ऑफ वायर ए बी, वोल्टेज ऑफ वायर ए बी। क्या फॉर्मूला होता है वोल्टेज का? करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? बोल आई। पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना लिए थे बेटा? कैपिटल आर। ये V को ऐसे ही रख, आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? एप्सिलॉन आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर। सही है? यहाँ तक ठीक? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वायर का लेंथ है ना L, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलेगा ना? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सी इट विल लुक समवट लाइक दिस। V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर प्लस आर कैपिटल आर, बहुत ध्यान से देखना, इंटू L बाय L। फर्क पड़ेगा क्या कुछ?
एल से एल कैंसिल ही हो गया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या बोल? नहीं। तो मैंने अगर लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। नाउ लुक एट दीज मैनी टर्म्स। इसके ऊपर ध्यान से देख बेटा, इसके ऊपर ध्यान से देख। यहाँ पर कैपिटल आर कौन है? वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वो फिक्स है। स्मॉल आर कौन है? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी क्या है? फिक्स। समझ में आ रहा है? वायर का रेजिस्टेंस कब चेंज होगा बोल? ये जो वायर है कैपिटल आर, इसका रेजिस्टेंस कब चेंज होगा? जब रो की वैल्यू चेंज हो। रो चेंज होगा तो आर चेंज होगा। और रो कैसे चेंज होता है? या तो वायर का लेंथ कम ज़्यादा कर दो, 4 मीटर से 10 मीटर कर दो उसको, 4 मीटर से 6 मीटर कर दो, या तो एरिया, वायर का एरिया डायमीटर कम ज़्यादा कर दो। पढ़ाया था ना उस दिन रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर ना तो हम लोग वायर को कम ज़्यादा कर रहे हैं, ना वायर का लेंथ कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो पूरे वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है कितना रहेगा? सेम रहेगा। तो ये आर की वैल्यू इधर कांस्टेंट है। स्मॉल आर, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि मैं बैटरी चेंज नहीं कर रहा हूँ। और जब तक बैटरी यही लगी हुई है उसका ईएमएफ भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो देख मैं क्या लिख रहा हूँ, एज लॉन्ग एज एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, जब तक एप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, हम लोग एप्सिलॉन बाय आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर बाय एल, ये पूरे टर्म को कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं हम लोग बोल? कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और ये इज इक्वल्स टू, हटेगा तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बन गया बोल? V इज प्रोपोर्शनल टू L, V इज प्रोपोर्शनल टू L। मतलब इस पूरे वायर का वोल्टेज किसको प्रोपोर्शनल है? वायर के लेंथ। लेंथ बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाए, लेंथ कम करोगे तो वोल्टेज कम हो जाए। अब चलो इसी वायर का एक छोटा हिस्सा लेते, पूरा वायर नहीं लेते, इसी का एक छोटा हिस्सा लेते। समझ, यहाँ पे बीच में कहीं मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम रख दिया बेटा C। क्या नाम रख दिया बोल? C। ये A से C तक का लेंथ है स्मॉल l, A से C तक का लेंथ क्या बेटा? स्मॉल l। तो A से C के बीच का जो पोटेंशियल रहेगा 4 पॉइंट C, A से C तक का जो पोटेंशियल रहेगा उसको मैं लिख रहा हूँ VAC। क्या लिख रहा बोल? VAC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको? कैपिटल L को। किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? स्मॉल l को। किसको प्रोपोर्शनल रहेगा बोल? स्मॉल l। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ही यही है, ये बताता है हमको। मतलब सर पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल एकदम सिंपल है, वायर का लेंथ जितना ज़्यादा सेलेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज उतना ज़्यादा है। वायर पर कोई भी 2 पॉइंट लो, उन 2 पॉइंट के बीच का लेंथ जितना ज़्यादा या कम करोगे आप, वोल्टेज भी उतना ही कम या ज़्यादा होगा। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। पोटेंशियोमीटर वायर पे किसी भी 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस उन 2 पॉइंट के बीच के लेंथ को क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। समझ में? तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? सी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है बोल? वोल्टेज, या वोल्टेज की जगह और क्या लिख सकते हैं आप? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर। एक पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होता है इज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। उन 2 पॉइंट्स के बीच में वायर का जो लेंथ है उसको, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वायर का, उस लेंथ को क्या रहता है बोल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बस इतना लिखना होता है और नीचे ऐसा लिख देने का, V इज प्रोपोर्शनल टू L, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा लिख देने का। एकदम अच्छे से समझा। लेकिन इसके लिए ना एक शर्त है, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वायर का डायमीटर पूरा थ्रू आउट यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये सारी शर्तें इसकी। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो V प्रोपोर्शनल है बेटा किसको? L को। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी तो क्या आएगी बोल? कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग K से दिखा,
किससे दिखाते बोल, के से। दिस के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये के कौन है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका एक नाम रखा है हमने, इसका एक नाम रखा है, क्या नाम रखा है देख, नोन एज, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको बोल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो के यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला पूछ लूँ तो क्या लिखोगे बता, के का फॉर्मूला क्या है बोल, के इज इक्वल्स टू वी बाय एल। किसी भी दो पॉइंट के बीच के वोल्टेज को उन दो पॉइंट के बीच के लेंथ से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। यहाँ से इसका डेफिनेशन बता, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, इसका डेफिनेशन आएगा, voltage between any two point of the potentiometer wire per unit length between those 2 points. This is known as potential gradient. What will be SI units? Tell me इसकी SI unit क्या रहेगी, ऊपर कौन है वोल्टेज, वोल्टेज के लिए वोल्ट अपॉन लेंथ के लिए मीटर, वोल्ट पर मीटर। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन एक मार्क्स के लिए, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। एक पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करो। तो आधे बच्चे छोड़ के आ गए थे, बोले ये कहाँ था सर, कहाँ था, समझा, कुछ भी पूछते हैं रे, सब कुछ याद रखने का, सर में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिए, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, वो पूछ सकता है आपको, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है वो देख लिए हमने, और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ लिया। अब आपको पोटेंशियोमीटर के 3 यूजेस दिए हैं, वैसे तो 2 यूजेस दिया है पर उसको 3 करके पढ़ेंगे हम लोग। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्या क्या यूज दिया है सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला यूज दिया है आपको पोटेंशियोमीटर का, टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल्स है, उनके ईएमएफ को कंपेयर करना है आपको, उनका रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है मतलब रेशियो निकालना है, कितने सेल का, 2 सेल। अब इस काम को करने के भी ना 2 मेथड है अपने पास पोटेंशियोमीटर के जरिए, इस काम को करने की भी 2 मेथड है अपने पास। एक मेथड का नाम है इंडिविजुअल मेथड, एक मेथड का नाम क्या बेटा, इंडिविजुअल मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है सम एंड डिफरेंस मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या है बोल, सम एंड डिफरेंस। तो कितने यूज हो गए टोटल, 2। एक बार इंडिविजुअल मेथड के जरिए ईएमएफ को कंपेयर करना, और एक बार सम एंड डिफरेंस मेथड के जरिए ईएमएफ को कंपेयर करना। और जो दूसरा यूज है आपको पोटेंशियोमीटर का, वो है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक दिए गए सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। तो अब लाइन से ये तीनों हमको देखना है, ये तीनों का डायग्राम, डेरिवेशन, फॉर्मूला सब देखना है, फिर इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। और यही तीनों इंडिविजुअल मेथड के जरिए ईएमएफ को कंपेयर करना, सम एंड डिफरेंस मेथड के जरिए ईएमएफ को कंपेयर करना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पोटेंशियोमीटर के जरिए, यही तीनों आपको फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल के तौर पे भी है। 3 एक्सपेरिमेंट है पोटेंशियोमीटर के, 3 एक्सपेरिमेंट है। ज़्यादातर टीचर्स 2 ही कराते, तीसरा नहीं कराते, जहाँ तक मेरा ख्याल है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला नहीं कराते टीचर्स, ये 2 कराते हैं, या बहुत सारे कॉलेज में तीनों भी कराया जाता है, टाइम में तो करा दिया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर के आपको, आप फिजिक्स का अगर अपना प्रैक्टिकल बुक देखेंगे तो उसमें पोटेंशियोमीटर के आपको टोटल 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक इंडिविजुअल मेथड के जरिए 2 बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करना, एक सम एंड डिफरेंस मेथड के जरिए 2 बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करना, और एक दी गई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पोटेंशियोमीटर को यूज करके। समझ में आ रहा अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर जो भी सेल या बैटरी मैं लिख रहा हूँ ना, वो ये वाला सेल नहीं है, इट इज नॉट दिस सेल। इस सेल को हम लोग ड्राइवर सेल बोलते हैं। क्या बोलते बोल, ड्राइवर सेल। रोने लग गया, बताओ, ज़्यादा खुश। तो ये जो सेल है जिसका ईएमएफ हम लोग एप्सिलॉन ले रहे हैं, जो मेन सेल है, जो प्राइमरी सर्किट का हिस्सा है, इस सेल को हम लोग ड्राइवर बैटरी या ड्राइवर सेल कहते हैं। ये मेन सेल है, ठीक है ना। तो ये आ रहे सेल कहाँ पर लगते हैं फिर सर, जिनका हमको ईएमएफ कंपेयर करना है या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, वो ये पॉइंट ए पॉइंट बी इन सब जगहों पर है। यूजुअली इसको पॉइंट ए पर लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। और कैसे कनेक्ट किया जाता है वो अभी तीनों पर आऊँगा तो उसमें देखेंगे हम लोग। तो हमको ये तीनों देखना है। अगर इसकी पूरी थ्योरी आई तो 4 मार्क्स की आता है। एक्सप्लेन हाउ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स आर कंपेयर्ड यूजिंग इंडिविजुअल मेथड
बाय पोटेंशियोमीटर, या दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर किया जाता है पोटेंशियोमीटर में यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीन में से कोई भी एक पूछ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, 3 या 4 मार्क्स का। डायग्राम बना के पूरी थ्योरी लिख के एक्सप्लेन करना, लास्ट में फार्मूला निकालना। फार्मूला 2 लाइन का बस, उससे ज़्यादा नहीं। मेन थ्योरी पे फोकस करना है, वो लिखते नहीं, थोड़ा डायग्राम सीधा फार्मूला, है ना, आदत रहती है अपनी। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोलो? इज इट वेरी मच क्लियर? ये पूरा लिखो, फिर पहला वाला मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअल मेथड। राइट डाउन फास्ट। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला यूज जैसा कि मैंने आपको बताया, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल। अपने पास समझो 2 सेल है, एक का ईएमएफ है एप्सिलॉन 1 और एक दूसरे का ईएमएफ है एप्सिलॉन 2। तो इनको कंपेयर करना है, मतलब इनका रेशियो पता करना है। क्या पता करना है? वो इनका रेशियो, कि एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 कितना रहेगा, वो निकालना है। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। तो इसके अपने पास 2 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है? इंडिविजुअल मेथड। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया, समझाने के बाद बताता हूँ मैं आपको। करना क्या है, सेम सेटअप है आपके सामने। ये ए बी का वायर पोटेंशियोमीटर का, ए को कनेक्ट किया एक ड्राइवर बैटरी से, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इग्नोर मारे, नेग्लिजिबल, ठीक है ना। की से कनेक्टेड है के, दिस इज द रियोस्टाट, करेक्ट है। अभी देखेंगे इधर, ये जो इतना डायग्राम बना है पोटेंशियोमीटर का, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं। क्या लिखेंगे? A potentiometer setup of wire AB, driver battery of EMF epsilon, key K and rheostat RH are कनेक्टेड एज शोन। जैसा कि ऊपर डायग्राम में हम लोग दिखा रहे हैं, एक पोटेंशियोमीटर का सेटअप है जिसमें वायर ए बी, बैटरी एप्सिलॉन, की के और रियोस्टाट आर एच को कनेक्ट किया गया, जैसा ऊपर डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अब हमको वो 2 सेल को लेकर के आना है जिनका ईएमएफ हमको कंपेयर करना है, नापना है। समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2। तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा, ये वाला डायग्राम का पार्ट इंपॉर्टेंट है। 2 सेल्स लिए हमने, एक का ईएमएफ है एप्सिलॉन 1। सी दिस इज द फर्स्ट सेल, इसका ईएमएफ कितना है बेटा? एप्सिलॉन 1। दिस इज द सेकेंड सेल, इसका ईएमएफ है एप्सिलॉन 2। अब करना क्या है, जरा ध्यान से देखो। दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए से कनेक्ट करना है। कहाँ से कनेक्ट करना है बेटा? पॉइंट ए से। तो फर्स्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, सेकेंड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इवन ड्राइवर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तीनों के ही पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? पॉइंट ए से। इतना समझा? अब इन दोनों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कहाँ पर कनेक्ट करना है? तो यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करेंगे एक की, एक स्पेशल टाइप की की, जिसको कहा जाता है 2 वे की। क्या कहा जाता है बोल? 2 वे की। सर ये 2 वे की क्या होती है? देखिए ऐसा रेक्टेंगुलर बार जैसी रहती है ऐसा। इसमें वायर को कनेक्शन करने के लिए ना आपको 3 पॉइंट रहते हैं। कितने पॉइंट रहते हैं बोल? 3। वायर का कनेक्शन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंट होता है। एक पॉइंट यहाँ पर होता है, इधर आप वायर को कनेक्ट कर सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पर होता है, इधर आप वायर को कनेक्ट कर सकते हो, दोनों एंड पर है, दिख रहा है। और एक पॉइंट बीच में होता है, इसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? सेंट्रल पॉइंट। तो ऐसे 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पहले वाले पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट के बीच में एक स्लॉट रहता है, ऐसा एम्प्टी स्लॉट रहता है, ठीक है। और फिर सेंट्रल पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट के बीच में भी एक एम्प्टी स्लॉट होता है। और इसके साथ अलग से ऐसा अपने को एक स्क्रू टाइप का की मिलता है ऐसा, जिसको हम लोग ये स्लॉट में डाल के ऐसा टाइट कर सकते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से? अब समझ, सर्किट कुछ ऐसा है। एक वायर को लाके यहाँ पे कनेक्ट किया, एक वायर को लाकर यहाँ पर कनेक्ट किया, एक वायर को लाकर के यहाँ पर कनेक्ट किया, ऐसा। समझ में आ रहा अच्छे से? अब ज़रा ध्यान से सुनो। अगर आपने इस स्लॉट को, या सॉरी इस की को, इस स्क्रू को ये वाले स्लॉट में ऐसा इंटर कर दिया, ऐसा बंद कर दिया, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, और ये वाला पार्ट कैसा है? ओपन है।
कैसा है बोल, ओपन है। तो सर्किट में ये वाला हिस्सा रहेगा क्या, कौन सा हिस्सा रहेगा, देख ये वाला, ये यहाँ से करंट फ्लो करेगा, उधर जाएगा ही नहीं करंट, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है बेटा, ओपन है। तो ये इतने सेटअप को हम लोग बोलते हैं की K1, क्या बोलते हैं बोल, की K1। लेकिन अगर मैंने ये स्क्रू को इसमें से निकाल लिया, ध्यान से देख, इसमें से निकाल लिया और यहाँ पर इंटर कर दिया, ऐसा यहाँ पर डाल दिया, अब बताओ ये वाला पार्ट क्या हो चुका है बेटा, ब्रेक हो गया, ये ओपन हो गया ना। अब सर्किट का कौन सा पार्ट कनेक्टेड है, ये वाला, यहाँ से करंट बहने लगेगा ऐसा, समझ रहे। तो ये इतने सेटअप को हम लोग बोलते हैं की K2। तो टोटल कितने कीज है यहाँ पर, 2। ऐसी की को हम लोग टू वे की, इसके ज़रिए आप 2 रास्ता बना सकते हैं ना, या तो ये वाले रास्ते से करंट फ्लो करेगा या तो ये वाले रास्ते से करंट फ्लो करेगा। समझ अच्छे से, दिस कैन बी कंट्रोल यूजिंग दिस। इसको हम लोग तौसीफ से बात कर, इसके ज़रिए हम लोग दोनों रास्ते में से कंट्रोल कर सकते हैं कि करंट कौन से रास्ते से जाने वाला है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से। तो इस की को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप भी जब ये वाला एक्सपेरिमेंट लैब में करोगे तो आपको ये वाली की दिखेगी। अब कैसा ऐसा डब्बा इब्बा बनाओ इधर पे, नहीं, इसका सिंबल होता है। कैसा सिंबल होता है, इस की में कितने पॉइंट्स है वायर को कनेक्ट करने के लिए, 3 है ना, 1 2 3, करेक्ट है। तो इस की को 3 डॉट से दिखाया जाता है। कितने डॉट से, 3। ये देख ऐसे, 1 2 3 ऐसे। ये जो पहले के 2 डॉट्स है ये शुरू के और आखिरी के पॉइंट को दिखाते हैं, और ये जो बीच वाला डॉट है ये सेंट्रल पॉइंट को दिखाता है। तो ये पहला वाला पॉइंट ये दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट सेंट्रल पॉइंट दिखा रहा है। तो इन दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है ये आपको कौन सा पोर्शन दिखा रहा है, देख K1। और ये सेंट्रल पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है ये आपको क्या दिखा रहा है बोल, K2। ऐसे बनाते हैं हम लोग टू वे की को। दिस इज हाउ वी ड्रॉ टू वे की। तो हमको करना क्या है मालूम, जरा ध्यान से देख। बैटरी, पहली वाली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस वाले पॉइंट को लाकर कनेक्ट करना है, समझ में आ रहा है। दूसरी वाली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये वाले पॉइंट को लाकर कनेक्ट करना है। मतलब एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होगा और एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होगा। समझा, दिखाओ इसको डायग्राम में, दिखाओ इसको, चलो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये सेंट्रल पॉइंट, इन दोनों के बीच में K1 की रहेगी, इन दोनों के बीच में K2 की रहेगी, ऐसा, ठीक है। अब पहली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस वाले पॉइंट को कनेक्ट होना है, दूसरी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस वाले पॉइंट को कनेक्ट होना है। तो सर सेंट्रल पॉइंट को किससे कनेक्ट करते थे, सेंट्रल पॉइंट कहाँ आ जाते, तो इधर ध्यान से देखो, ये जो सेंट्रल वाला पॉइंट है इससे एक वायर निकाल करके हम लोग कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट करते हैं बोल, गैल्वेनोमीटर से। तो ये जो सेंट्रल वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ से एक वायर निकलता है विच इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। ये किसको कनेक्ट किया जाता है बेटा बोल, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में भी तो 2 पॉइंट होते हैं ना कनेक्शन के लिए, तो एक पॉइंट इससे कनेक्टेड है और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये कनेक्टेड रहेगा जॉकी से। किससे कनेक्टेड रहेगा, जॉकी, याद है ना बेटा, किस लिए यूज होता है जॉकी, टेम्पररी कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। तो ये कनेक्टेड रहेगा ऐसा जॉकी से। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये जो ऊपर का सेटअप पूरा बना है, 2 सेल्स ऑफ EMF ε1 एंड ε2, ठीक है ना, आर कनेक्टेड सच दैट देयर, उन दोनों का ही पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल, पॉइंट ए एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू, नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया गया बोल, कौन सी की से, टू वे की, कनेक्टेड टू अ टू वे की, करेक्ट है। तो ये जो इतनी आपको दिख रही है ना बेटा, ये जो इतना सेटअप आपको दिख रहा है क्या कहलाता है, ये टू वे की। अब आगे टू वे की का जो सेंट्रल पॉइंट है वो किससे कनेक्टेड है बेटा, गैल्वेनोमीटर से। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ
टू वे की इज, बोलो, कनेक्टेड टू किसे, गैल्वेनोमीटर विच इज फर्दर कनेक्टेड टू अ जॉकी जे। तो जो सेंट्रल पॉइंट है उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया और गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्टेड है, जॉकी से कनेक्टेड। तो पूरा जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ये लिखा हुआ, एकदम अच्छे समझा। इफ यू नो द डायग्राम, इफ यू अंडरस्टैंड द डायग्राम, यू आर एबल टू ड्रॉ इट, देन यू आर एबल टू राइट इट। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से यहाँ तक। अब आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या करना है हमको। सब लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो के की दिख रही है बेटा, ये वाली, इसको ऑन कर देते, इसको ऑन कर देते। ऑन करना मतलब क्लोज करना, ऑन करना मतलब ओपन करना नहीं। अगर इसके अंदर का स्क्रू निकाल देंगे, ओपन कर देंगे, तो ये कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, मतलब ऑफ है। तो जब ओपन कर दोगे ना तो इट विल बी ट्रीटेड एज ऑफ, और जब क्लोज करोगे देन इट विल बी ट्रीटेड एज ऑन। ये वाली की नहीं है, कट कट ऑन ऑफ वाली की नहीं है, वो बटन वाली घर वाली। इसको जब हम लोग क्लोज करते हैं, ऐसा अंदर स्क्रू डाल के क्लोज कर देते हैं, तब ये ऑन होती है, और जब ओपन कर देते हैं, स्क्रू बाहर निकाल देते हैं, तो ये ऑफ होती है। क्या बोल रहे समझ में आया अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग के की को क्लोज करेंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे मालूम, टू वे की में, कौन सी की में, टू वे की में, ये जो K1 दिख रही है, K1, इसको क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करेंगे बेटा, K1 को क्लोज करेंगे, और K2 को ओपन रखेंगे। K2 को क्या रखेंगे बोल, ओपन रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख, फर्स्ट की K एंड K1, कौन कौन सी की, K और K1 आर क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। तो पहले हमने क्या किया बोल, K को क्लोज किया है और K1 को क्लोज किया। K2 क्या है बेटा, ओपन है। तो बताना यहाँ से जो करंट आ रहा है कौन सी ब्रांच में जाएगी, ये वाली ब्रांच में जाएगा क्या, क्यों, ये आगे ओपन है, ओपन सर्किट में करंट नहीं बहता कभी। कहाँ जाएगा बोल, ऊपर जाएगा, ε1, यहाँ से इधर गैल्वेनोमीटर, जॉकी, पोटेंशियोमीटर का वायर। तो मुझे बताना, जैसे आपने K1 की को क्लोज किया है, दोनों में से कौन सा सेल पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्टेड है, ε1, पहला वाला सेल, फर्स्ट बैटरी। समझ में आ रहा अच्छे से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द बैटरी ऑफ EMF ε1 is connected in the circuit। तो कौन सी बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में, ε1। ε2 वाली कनेक्टेड है क्या, नहीं, वो सर्किट का पार्ट अब नहीं है। समझ में आ रहा अच्छे से। अब क्या करना है सर, अब बताओ क्या करना है सर। ये जो जॉकी दिख रही है, क्या काम होता है जॉकी का, टैप 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 टैप। कब तक टैप करना है, जब तक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ना, और जैसे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ गई, क्या कहलाएगा वो पॉइंट, नल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट या फिर नल पॉइंट। तो यहाँ पर टैप कर करके एक नल पॉइंट ढूंढेंगे, उसका नाम रख दिया मैंने D, जहां पर गैल्वेनोमीटर का करंट कितना रहेगा बेटा बोल, 0। ठीक है ना। नल पॉइंट D is obtained by tapping the jockey अब ये जो नल पॉइंट डी आपको आया है बेटा, ये पॉइंट ए से कुछ ना कुछ लेंथ पे है ना, तो ध्यान से सुनो, ये इतने लेंथ को हम लोग बोल देते हैं लेंथ L1। क्या बोलते थे बोल, लेंथ L1 एट लेंथ L1। तो जॉकी को टैप कर करके लेंथ L1 के ऊपर एक नल पॉइंट ऑब्टेन किया जाता है, जिसको क्या नाम दे दिया मैंने, D। आपको कैसा पता चलेगा यही नल पॉइंट है, बताओ। एक गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कितनी रहेगी, 0। तो जब आप ये प्रैक्टिकल लैब में कर रहे होंगे तो आपको ऐसा, जैसे K1 की को आपने क्लोज किया, पहला वाला सेल कनेक्ट हो गया, आपको वायर पे ऐसा जॉकी टैप करना है। कब तक टैप करना है बोल, जब तक गैल्वेनोमीटर में 0 ना दिखे। जैसे गैल्वेनोमीटर में 0 दिख गया, मतलब अब जो लेंथ है वो क्या है बेटा, L1। समझ, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर था, तो आपका L1 कितना है, 30 सेंटीमीटर। समझ, यहाँ पे कहीं आया, यहाँ से यहाँ तक 20, कितना लोगे, 120, 100 इधर 20 इधर।
समझ में आ रहा है? तो पहला लेंथ मिलता है L1। अब जरा ध्यान से देखना, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, याद है अभी पढ़े थे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, अभी पढ़े थे ना? क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू L, या प्रोपोर्शनैलिटी हटती तो इज इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट आता है, कौन सा? K। तो V इज इक्वल्स टू K इंटू L। यहाँ पर K कौन है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। L कौन है बेटा? L1। अब ये V क्या लेगी, देखो जरा ध्यान से देखो, V क्या रहेगा? इस पॉइंट A और पॉइंट D के बीच का वोल्टेज, पॉइंट A और पॉइंट D के बीच का वोल्टेज, सही ना? A और D के बीच का वोल्टेज। अब मैं आपको एक बात बताऊं, A और D के बीच का वोल्टेज इस बैटरी के EMF के बराबर रहने वाला है, तभी यहाँ से करंट नहीं बह रहा है, वरना करंट बहता। क्या बोला मैंने? फिर से बोल रहा हूँ, A और D के बीच का वोल्टेज बैटरी के EMF एप्सिलॉन 1 के क्या रहने वाला बेटा? बराबर रहने वाला है, तभी यहाँ से करंट नहीं बह रहा है, वरना करंट बहता। सर आपको कैसे पता? अभी बता तो मेरे को कैसे पता? सब लोग ध्यान से देखना, इस वाली ब्रांच में कोई करंट है क्या रे? बोल, इस वाली ब्रांच में कोई करंट है क्या? नहीं। इसी तरह इस वाली ब्रांच में कोई करंट है क्या? नहीं। अगर ये ब्रांच में करंट रहेगा तो वो आगे भी जाएगा ना, या तो पूरे में रहेगा करंट या तो पूरे में नहीं रहेगा। ऐसा कौन सा करंट है जो आधी ब्रांच में नहीं बह रहा है, आधी ब्रांच में बह रहा है? इम्पॉसिबल। समझ रहे क्या बोलो? तो देख, ना तो इस नेगेटिव से लेकर ये जॉकी जे तक कोई करंट है, ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई करंट है। सही बात, सही बात। अब मेरे को एक बात बताना, अगर कोई दो पॉइंट के बीच में करंट जा ही नहीं रहा है, मतलब वो दो पॉइंट कैसे पॉइंट है? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, मतलब उन दोनों का पोटेंशियल कैसा है? इक्वल। जब सेम पोटेंशियल होता है तभी तो करंट नहीं बहता है, पोटेंशियल कम ज्यादा रहता है तो करंट बहता है। मानते हो? मानते हो? अब जरा ध्यान से देखना, बैटरी के पॉजिटिव से पॉइंट ए तक कोई करंट आ रहा है क्या? नहीं। मतलब जितना इसका पोटेंशियल रहेगा उतना इसका पोटेंशियल रहेगा। तो समझ, अगर ये 10 है तो ये भी कितना रहेगा? सही, सही। बैटरी के नेगेटिव से यहाँ तक कोई करंट आ रहा है क्या? नहीं। मतलब जितना नेगेटिव का पोटेंशियल रहेगा उतना इसका भी पोटेंशियल रहेगा। यानी अगर समझ ये 3 है तो ये भी कितना रहेगा? 3। तो बैटरी का पॉजिटिव 10, नेगेटिव 3, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 7। ये भी 10, ये भी 3, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 7। तो बैटरी का जितना वोल्टेज रहेगा उतना ही ए और डी के बीच का भी रहेगा। आप मानते हो? कैसे समझ में आ रहा है बेटा? तभी तो करंट नहीं बह रहा है। अगर इसका वोल्टेज और बैटरी का ईएमएफ अलग हो गया तो करंट बहेगा ही बहेगा। करंट एक ही कंडीशन में नहीं बहेगा, यहाँ से गैल्वेनोमीटर से, जब इसका ईएमएफ और इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या हो जाए बेटा? सेम हो जाए। बाकी मैंने एक्सप्लेन किया, कैसे समझा सबको अच्छे से बेटा? ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर है तभी यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर है तभी यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। तो जितना पोटेंशियल इसका उतना पोटेंशियल इतना, जिसका पोटेंशियल जितना पोटेंशियल इसका उतना ही पोटेंशियल इसका। तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में भी उतना ही डिफरेंस रहेगा। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस V की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? बोल बोल, V की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? एप्सिलॉन 1। डायरेक्ट रखो, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रखो। बाकी आपको समझा ना एप्सिलॉन 1 कहाँ से आ रहा है? इज इट वेरी मच क्लियर? इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना होता है? मान लो के को क्लोज करना है। पहले K1 क्लोज किए थे, K2 को 1 किए थे ना। अब क्या करना है? K1 को ओपन कर देना और K2 को क्लोज कर देना। तो क्या लिखेंगे दादा? देन ये पूरा हो गया। अभी इसके बाद K एंड K2 आर क्लोज एंड K1 इज ओपन। तो ये क्लोज है और ये क्लोज है, ये वाला क्लोज है, वाला क्या हो गया बेटा? ओपन हो गया। तो अब बताना, अगर ये वाला ओपन हो गया है तो ये पहली बैटरी कनेक्टेड है क्या? कौन सी बैटरी कनेक्टेड रहेगी? दूसरी वाली बैटरी कनेक्टेड रहेगी। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? तो इधर पे क्या लिखूंगा मैं? जैसे यहाँ पर लिखा था द बैटरी ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन 1 इज कनेक्टेड, यहाँ पे क्या लिखेंगे? द बैटरी ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन 2 इज नाउ कनेक्टेड। तब एप्सिलॉन 2 वाली बैटरी क्या हो चुकी बेटा? कनेक्ट हो चुकी है। अब इस बैटरी का ईएमएफ कुछ और रहेगा तो इसका नल पॉइंट सेम जगह मिलने वाला है क्या? नहीं। फिर से क्या करेंगे बोल? फिर से क्या करेंगे? जॉकी को टैप 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 टैप। कब तक टैप करना है? कब तक टैप करना है? जब तक वापस से क्या ना मिल जाए? नल पॉइंट। तो समझ तुमको फिर से ऐसा एक नल पॉइंट मिल गया यहाँ पे कहीं। फॉर एग्जांपल इस नल पॉइंट को मैं नाम देता हूँ डी डैश। क्या नाम देते हुए? डी डैश। ठीक है ना? तो जैसा यहाँ पर लिखे थे नल पॉइंट इज, तो यहाँ पर भी लिखेंगे नल पॉइंट
डी डैश इज ऑब्टेन्ड बाय टैपिंग जॉकी। अब ये भी तो कुछ ना कुछ लेंथ पे रहेगा ना, तो लेट से इसका जो लेंथ है यहाँ से वो है L2। कितना बेटा? L2। तो इधर क्या लिखेंगे बोल? एट लेंथ L2। देयरफॉर यहाँ पे भी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लगाओ। क्या रहता है? V इज इक्वल्स टू K इंटू L। L की जगह क्या आएगा बेटा? L2। V की जगह कौन आएगा? एप्सिलॉन 2। क्योंकि अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा बोल? एप्सिलॉन 2 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, लास्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एप्सिलॉन, या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या आएगा? देख, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू के इंटू L1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू के इंटू L2। के से के, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L1 L2 हमको पता है। दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे, कंपेयर हो गया, खत्म। दोनों बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करना था ना, हो गया कंपेयर, फिनिश। समझ, L1 200 सेंटीमीटर पे आया और L2 100 सेंटीमीटर पे आया, ठीक है। ये कितना? 200, ये कितना? 100। कितना रेशियो आएगा? 200 बाय 100, 200 बाय 100 2 आएगा, 2 बाय 1 ना। एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2, ऊपर 200 नीचे 100, तो 2 बाय 1 यानी 2 आ रहा है। यानी एप्सिलॉन 1 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू एप्सिलॉन 2। मतलब पहली बैटरी का ईएमएफ दूसरी बैटरी के ईएमएफ का 2 गुना है। और अगर एक नोन है तो दूसरा क्या कर लेंगे हम लोग? नोन कर लेंगे। एक नोन एक अननोन है तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? नोन। समझा? दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। आई होप एकदम अच्छे समझा। अब ये 3 या 4 मार्क्स के लिए आता है पूरा डायग्राम के साथ। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? अच्छा, यहाँ पर मैंने L1 को कम L2 को ज़्यादा दिखाया, ऐसा ज़रूरी नहीं, कहीं भी आ सकता है ये नल पॉइंट। समझ में आ रहा है? जिसका ईएमएफ ज़्यादा रहेगा ना उसका L ज़्यादा रहेगा। अगर इसका ईएमएफ ज़्यादा है तो L1 ज़्यादा रहेगा, इसका कम है तो L2 कम रहेगा, और उल्टा है तो उल्टा। तो ज़रूरी नहीं L1 कम रहे और L2 ज़्यादा रहे, कोई भी कम कोई भी ज़्यादा रह सकता है। जिसका ईएमएफ ज़्यादा है उसका लेंथ ज़्यादा है, जिसका ईएमएफ कम है उसका लेंथ कम है। समझा? तो ये पूरा मेथड एकदम अच्छे से समझा, ऐसे ही लिखना है अगर आपको आया तो। इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। भी तुम लोग क्या करते? शान पट्टी मारते, ऐसा डायग्राम बना देते और उसके बाद सीधा ये लाइन ये लाइन ये लाइन, खत्म। ऐसा नहीं मिलता है मार्क्स। 1-1.5 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करना, कुछ कुछ है इसमें, बता। अगर डायग्राम पूरा समझ गया तो आप अपने आप से भी खुद से भी लिख सकते, पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। ठीक है, एकदम अच्छे से समझा। अब इसी चीज़ को आप प्रैक्टिकली लैब में भी परफॉर्म करोगे, जब एक्सपेरिमेंट होगा तब एकदम अच्छे से समझेगा ये सब पूरा, अगर आपको याद रहेगा तो। एकदम अच्छे से समझा। किसी को इसमें कुछ डाउट है बेटा? नहीं ना? पक्का समझ में आ गया? ठीक है सर, इसको इंडिविजुअल मेथड क्यों बोलते हैं? बेटा एक टाइम पर पूरे सर्किट में दोनों में से कितनी बैटरी कनेक्टेड है? एक ही कनेक्टेड है। दोनों एक साथ कनेक्ट हो रही है क्या? या तो पहली बैटरी कनेक्ट हो रही है, दूसरी वाली कनेक्ट नहीं है, या फिर दूसरी कनेक्ट हो रही है, पहली वाली कनेक्ट नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट में, इस मेथड में एक टाइम पर पूरे सर्किट में दोनों में से एक ही बैटरी कनेक्ट होती है इंडिविजुअली, दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आती है, इंडिविजुअली आती है। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? इंडिविजुअल मेथड। जो दूसरा मेथड है ना, सम एंड डिफरेंस मेथड, उसमें एक ही टाइम पर एक साथ दोनों बैटरी सर्किट में कनेक्टेड रहेगी, एक ही टाइम पर एक साथ, बस दो अलग अलग तरीके से कनेक्टेड रहेगी। एक कनेक्शन रहेगा जिसको सम कनेक्शन कहते हैं, एक कनेक्शन रहेगा जिसको डिफरेंस कनेक्शन कहते हैं। पर एक टाइम पर दोनों बैटरी एक साथ कनेक्ट होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है बोले? एक टाइम पर एक ही बैटरी कनेक्ट हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या बेटा? इंडिविजुअल मेथड। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड, जिसका नाम क्या है? सम एंड डिफरेंस मेथड। उसमें एक टाइम पर कितनी बैटरी कनेक्ट होगी बोल? दोनों। एक टाइम पर दोनों बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है अच्छे से? लेकिन सम एंड डिफरेंस मेथड को समझने से पहले आपको दो टाइप के कॉम्बिनेशन समझने पड़ेंगे, बैटरी का कॉम्बिनेशन। तो दो कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सम कॉम्बिनेशन और एक होता है डिफरेंस कॉम्बिनेशन। एक सम कॉम्बिनेशन और एक डिफरेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये सम कॉम्बिनेशन क्या है, डिफरेंस कॉम्बिनेशन क्या है? सम कॉम्बिनेशन में क्या होता है मालूम? ध्यान से देख, मैं क्या लिख रहा हूं। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन बैटरी, एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी, अदर बैटरी।
तो एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम कॉम्बिनेशन। बना के दिखाता हूँ कैसे, सब लोग ध्यान से देखना। ये पहली बैटरी, सही है, ये पहली बैटरी का नेगेटिव है, इसको दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, सम कॉम्बिनेशन। ये पहली बैटरी का पॉजिटिव है, इसको दूसरी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन है, सम। ये दोनों सम कॉम्बिनेशन। तो सर डिफरेंस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान से देखो। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन बैटरी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर बैटरी। पहली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव से ही कनेक्टेड होगा, या फिर और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू, बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर बैटरी। मतलब समझा? इसमें क्या होता है, पहली बैटरी का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, या फिर पहली का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। इधर ध्यान से देख, ये पहली बैटरी एप्सिलॉन 1, इसका नेगेटिव दिख रहा है बेटा, ये दूसरे के नेगेटिव से ही कनेक्टेड रहेगा, तो दोनों के नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है। क्या बोलेंगे इसको, बोल डिफरेंस मेथड। इधर ध्यान से देख, पहली बैटरी का पॉजिटिव दिख रहा है, ये दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से ही कनेक्टेड रहेगा, ये दोनों ही कौन सा कॉम्बिनेशन है, डिफरेंस। अब ऐसा नाम क्यों रखा गया है, अब समझेगा, ध्यान से देख, ऐसा नाम क्यों रखा है। जब भी हम लोग दो बैटरी को सम कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, बोथ द बैटरीज, ध्यान से सुन, मैं क्या लिख रहा हूं, बोथ द बैटरीज असिस्ट ईच अदर। दोनों बैटरीज एक दूसरे को क्या करती है बेटा, असिस्ट करती है, हेल्प करती है। अभी समझाता हूं, रुको। और जब भी डिफरेंस में कनेक्ट करते हैं, बोथ द बैटरीज अपोज ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या करती है, बोल, अपोज करती है, दोनों एक दूसरे को अपोजिशन में काम करती है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना। समझ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था, हम लोग दो लोग हैं जिनको उस ऑब्जेक्ट को मूव करना है। अब मैं इसको इस साइड धक्का दे रहा हूँ और दूसरा वाला भी इसी साइड धक्का दे रहा है, तो इसको ढकेलने में दूसरा बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, मेरे को अपोज कर रहा है, हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ से ढकेल रहा हूँ, दूसरा बंदा वहाँ से ढकेल रहा है, अब वो मेरी मदद कर रहा है क्या, नहीं, उल्टा मेरा काम बढ़ा रहा है, अपोज कर रहे हो मेरे को। ऐसे कुछ यहाँ पर होता है। ये देख, ध्यान से देख, यानी बैटरी का पॉजिटिव इधर है, करंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर। यानी बैटरी का भी पॉजिटिव तो उसी साइड में, करंट कहाँ बजेगा, दोनों से करंट ऐसा निकलेगा, दोनों से करंट ऐसा सेम डायरेक्शन में निकल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में करंट आ रहा है, क्या करे, दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहा है। यहाँ पर देख, इसका पॉजिटिव इधर है, करंट कहाँ आएगा, इधर, इसके करंट का डायरेक्शन उल्टा रहेगा, तो आप असिस्ट करेगा या अपोज करेगा, अपोज करेगा। इसका देख, करंट यहाँ जा रहा है, इसका यहाँ आ रहा है, अपोजिट, क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसमें दोनों बैटरी एक दूसरे को क्या कर रही है, बोल, असिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर दोनों का टोटल ईएमएफ होता है, पहले का ईएमएफ प्लस दूसरे का ईएमएफ। तो दोनों का ईएमएफ इधर क्या किया जा रहा है, बोल, ऐड किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है सम कॉम्बिनेशन। यहाँ पर दोनों बैटरी एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, हेल्प कर रही है, एक दूसरे को उल्टा काम कर रही है, उल्टा काम ना, तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ रहता है दोनों के ईएमएफ का डिफरेंस, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिफरेंस कॉम्बिनेशन। अच्छा, इधर हम लोग ये मान के चल रहे हैं, लेट एप्सिलॉन 1 ज्यादा है और एप्सिलॉन 2 कम। अगर एप्सिलॉन 2 ज्यादा रहेगा, एप्सिलॉन 1 कम रहेगा, तो इसको कैसे लिखोगे, एप्सिलॉन 2 - 1, ज्यादा में से ही कम लिखा। तो क्यों इसको सम कॉम्बिनेशन कहा जाता है, क्यों इसको डिफरेंस कॉम्बिनेशन कहा जाता है, एकदम अच्छे से समझा। अब ये समझा है तो फिर सेकंड मेथड समझेगा, जिसका नाम है सम एंड डिफरेंस मेथड। उसमें हम लोग क्या करेंगे, मालूम, एक टाइम पर दोनों बैटरी को लगाएंगे। पहले स्टेप में एक ही टाइम पर दोनों बैटरी लगी रहेगी, कौन से कॉम्बिनेशन में, सम कॉम्बिनेशन। और दूसरे स्टेप पे एक टाइम पर दोनों बैटरी लगी रहेगी, लेकिन डिफरेंस कॉम्बिनेशन, इसीलिए उसका नाम ही क्या है, सम एंड डिफरेंस। तो उससे कैसा दो बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करते हैं वो बता दो। पहले ये पूरा लिख के लो। में कनेक्टेड होती है ना, लेकिन सम एंड डिफरेंस मेथड की खास बात क्या है बेटा, इसमें एक टाइम पर दोनों बैटरी सर्किट में कनेक्टेड रहेगी, एक बार सम कॉम्बिनेशन में और एक बार डिफरेंस। सम और डिफरेंस क्या होता है, अभी भी देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके सामने।
एक बैटरी का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, या फिर एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से रहेगा तो सम E1 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ठीक है ना। और डिफरेंस एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से या एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से, तो डिफरेंस। और EMF कितना रहेगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। अब देखते हैं इधर कैसे एप्लीकेबल होता है। डायग्राम देखो, स्टार्टिंग एकदम सेम है बेटा। एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया हमने, कितना AB है ना, उसको ड्राइवर बैटरी से कनेक्ट किए जिसका EMF है एप्सिलॉन, फिर एक की लगी हुई है K, और रियोस्टार्ट है क्या बेटा, RH। और देखो सेम लाइन मैंने नीचे लिखा, अ पोटेंशियोमीटर सेटअप ऑफ वायर AB, ड्राइवर बैटरी ऑफ EMF एप्सिलॉन, की K एंड रियोस्टार्ट RH इज कनेक्टेड एज शोन इन दी फिगर। सही है, शुरुआत एकदम सेम है बेटा। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या अलग है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। फिर से दो बैटरी अपने पास, कितनी बैटरी अपने पास, दो। उन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करना है, बट नाउ विल बी कनेक्टिंग इन अ डिफरेंट मैनर। अब यहाँ पर हम लोग एक की इस्तेमाल करेंगे जिसको कहा जाता है बेटा 4 वे की। क्या बोलते हैं इसको, बोल 4 वे की। अब ये 4 वे की क्या है, ये ऐसा सर्कुलर दिखती है, रिंग टाइप की, ऐसा गोल रहती है ऐसा, ठीक है ना। इसमें 4 कनेक्शन होते हैं, एक यहाँ पर ऐसा, एक ऐसा यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। ऐसे 4 कनेक्शन के पॉइंट रहते हैं जहाँ पर आप वायर्स को कनेक्ट कर सकते हो। 4 कनेक्शन के पॉइंट होते हैं और 4 स्लॉट होते हैं। हर 2 कनेक्शन के बीच में ऐसा एक स्लॉट, 2 कनेक्शन के बीच में ऐसा एक स्लॉट, 2 कनेक्शन के बीच में ऐसा एक, 2 कनेक्शन। समझ में आ रहा है। और फिर उसके साथ वो की रहेगी अपनी स्क्रू, ठीक है, ऐसा। अब ज़रा ध्यान से देखना, इन 2 कनेक्शन के बीच में वाला जो स्लॉट दिख रहा है बेटा, इसको K1 बोलते हैं। इसके बाजू में K2, इधर K3, इधर K4। अब इसकी खास बात क्या होती है, सब लोग ज़रा ध्यान से देखना। एक वायर इधर कनेक्टेड है, एक वायर इधर, एक वायर इधर, एक वायर इधर, ऐसा। अब समझ, तुमने की को क्लोज किया है K1 में और K3 में, किधर किधर, K1 में और K3 में। तो देख, करंट यहाँ से ऐसा जाएगा और यहाँ से ऐसा जाएगा, इस वे में और इस वे में फ्लो करेगी। लेकिन अगर यही मैं की को क्लोज कर दूँ K2 में और K4 में, अब करंट यहाँ नहीं फ्लो करेगी, यहाँ ओपन हो गया ना, यहाँ फ्लो करेगा, दिख रहा है। इधर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ओपन हो गया, किधर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ऐसे। तो इसको 4 वे की बोलते हैं, जैसा राउंड रहती है गोल। समझ में आ रहा अच्छे से। अब इसका सिंबल क्या है सर, सिंपल, इसका सिंबल होता है 4 डॉट्स, ऐसा, 1 2 3 4। ये 4 डॉट कौन से मालूम, ये चारों कनेक्शन वाले पॉइंट, समझा। ये 2 कनेक्शन के बीच में पहली की कौन सी, K1, इन 2 के बीच में K2, इधर K3, इधर K4, ऐसा। तो जब K1 K3 कनेक्टेड रहेंगे तो ये कनेक्टेड रहेगा, ये ओपन। और जब K2 K4 कनेक्टेड रहेंगे तो ये कनेक्टेड, ये ओपन, ऐसा, समझा। तो अब यहाँ पर हमको एक 4 वे की यूज़ करना है। कौन सी की यूज़ करना है, बोल 4 वे की। तो मैं यहाँ पर एक 4 वे की बना रहा, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। 1 2 3 4, नेम इट। दिस इज योर K1 K2 K3 K4। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये वाला जो टर्मिनल दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है A से। किससे कनेक्ट किया जाता है, बोल A से। डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करते, एक बैटरी का पॉजिटिव A से कनेक्टेड रहेगा, ध्यान से देखना, एक बैटरी का पॉजिटिव A से कनेक्टेड रहेगा और इसका नेगेटिव जो है वो ये वाले पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा। समझा रहे अच्छे से। तो पहली बैटरी का पॉजिटिव A से कनेक्टेड है और नेगेटिव इधर कनेक्टेड है, दिस इज एप्सिलॉन 1, पहली बैटरी। और ये जो जिस पॉइंट पे ये पहली बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट हुआ है ना, इसके जस्ट सामने वाला पॉइंट, इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट, इससे हम लोग कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। इससे क्या कनेक्ट करते हैं, बोल, जो आगे किससे कनेक्टेड रहेगा रे, जॉकी से। समझ में आ रहा अच्छे से। तो सर दूसरी बैटरी कहाँ कनेक्ट होती है, तो सब लोग ध्यान से देखो, दूसरी बैटरी कहाँ पर कनेक्ट होती है। दूसरी बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं, सब लोग देखो, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दूसरी बैटरी का एप्सिलॉन 2, ठीक है। ये देख, दूसरी बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्टेड होता है, मतलब जो रिमेनिंग 2 पॉइंट है ना, उसके अक्रॉस सेकेंड बैटरी को कनेक्ट करना है। इसका पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड रहेगा और यहाँ से एक वायर को ऐसा बाईपास करेंगे
कनेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको, ऊपर से लेके जा रहे हैं, ऐसा जॉइंट नहीं कर रहे उसको, पता चला उधर जंक्शन बना दी, ऊपर से आ रहा है वो, ठीक है। ये सिंबल का मतलब होता है कि वायर ऐसा जंप करके जा रहा है, कनेक्शन नहीं। ये इधर आके कनेक्टेड है किससे, बैटरी के नेगेटिव से, ये सेकेंड बैटरी। सो दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ दिखेगा ये डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे इधर, इसको बताएंगे कैसा, जरा ध्यान से देखना। 2 बैटरीज ऑफ EMF epsilon1 and epsilon2 are connected in the circuit using a 4-way key as shown in the figure। खत्म। तो उसको एक्सप्लेन मत करते बैठे, इतना कॉम्प्लिकेटेड, डायरेक्ट लिख दो। 2 बैटरी है, EMF है epsilon1 epsilon2, उसको एक 4-वे की मदद से सर्किट में कनेक्ट किया गया। कैसे कनेक्ट किया गया? ऐसे, खत्म, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, ठीक है ना। अ गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड, अ गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो connected to the 4-way key and a jockey is further connected to galvanometer। तो इसी 4-वे की से एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और उसी गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्टेड है। यहाँ तक सबको समझा? अब देख फंडा कैसा है। सबसे पहले ये K को क्लोज करेंगे और इन चारों में K1 और K3 को क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करेंगे? K1 और K3। तो देख, यहाँ से K1 क्लोज है और यहाँ से K3 क्लोज है, सही है। तो कौन कौन क्लोज है जरा ध्यान से देख। फर्स्ट की K1 एंड K3, K1 and K3 are closed and K2 and K4 are open। तो ये क्लोज है, ये और ये ओपन है। अब ऐसा करने से होता क्या है, देख, इस सर्किट में दोनों बैटरी कनेक्ट हो चुकी है, ये देख, दिख रहा है? नोटिस कर रहे हो कुछ? फिर से देख, कनेक्शन देखा? कहीं भी ओपन नहीं है, देखे? सर्किट में दोनों बैटरी कनेक्टेड है। नाउ जस्ट लुक एट द बैटरीज, हाउ आर दे कनेक्टेड। सब लोग ध्यान से देखिए, पहली बैटरी है, ये इसका कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। इसका नेगेटिव यहां से गया इधर, यहाँ इधर, इधर जंप, यहाँ किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। देखा? बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। कौन सा मेथड है ये? सम या डिफरेंस? बोल, डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड है? डिफरेंस। और अगर आपको पहले सम दिखाना है तो यहाँ पर बैटरी ऐसे कर दो, तो अब पहले सम आ जाए, तुम्हारे ऊपर है। देख, अब देख, इसका नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? इसके पॉजिटिव से। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? नेगेटिव टर्मिनल, देयरफॉर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी epsilon1 या बैटरी, फर्स्ट बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू, देख, पहली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा? ध्यान से देख, किससे कनेक्ट हो रहा है? दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड बैटरी। इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है? सम। एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब सम। दैट इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज का कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा? सम इज कनेक्टेड टू दी सर्किट, कौन सा कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है? बोल, सम कॉम्बिनेशन। एंड द EMF विल बी
एंड द रिजल्टेंट EMF विल बी, अब जो टोटल EMF रहेगा वो क्या रहेगा, सब में टोटल EMF क्या रहता है, ε1 प्लस ε2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बोल जॉकी को टैप करेंगे, कब तक, जब तक नल पॉइंट नहीं आता, गैल्वेनोमीटर में जीरो नहीं दिख जाता। तो समझ यहाँ पे नल पॉइंट आ गया, पॉइंट का नाम है D, पॉइंट का नाम क्या बेटा, D। तो ये जो लेंथ रहेगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, L1, क्या बोल देंगे, बोल L1, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नल पॉइंट D is obtained by tapping the jockey on potentiometer wire at length L1, कितने लेंथ पर बेटा, L1। अब यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अब यहाँ पर यूज करेंगे, क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू के एल, एल कौन सा बेटा इधर, L1, V कौन सा रहेगा, V कौन सा रहेगा। तो सुन, अभी मैंने बताया था नल पॉइंट कब आता है, जब ऊपर जो बैटरी कनेक्टेड है उसके EMF की वैल्यू और इन दो पॉइंट के बीच के वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाए, सेम। तो अब इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज और ऊपर जो बैटरी कनेक्टेड है उसके EMF की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। पर अब ऊपर कितनी बैटरी कनेक्टेड है, 2। तो अब ε1 लोगे या ε2 लोगे, दोनों लोगे, दोनों लोगे, दोनों मिल करके कितना EMF दे रहे हैं, दोनों मिल करके कितना EMF दे रहे हैं, ε1 प्लस ε2। तो अब ε1 प्लस ε2 की मिल करके वैल्यू किसके बराबर रहेगी, बोल इन दोनों के वोल्टेज। तो यहाँ पर वोल्टेज की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, ε1 प्लस ε2, इक्वेशन नंबर 1। समझा, समझ में अच्छे से। अब नेक्स्ट देख क्या करेंगे, देन की K2 एंड K4 आर क्लोज्ड, ये और ये क्लोज है, एंड कौन कौन सी ओपन है देख, की K1 एंड K3 आर ओपन। तो अब इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये ओपन कर दिया हमने, दिस इज ओपन नाउ, तो विच वन इज क्लोज, दिस वन इज क्लोज, देख रहे हो। तो करंट का पाथ देख, दोनों बैटरी कनेक्टेड है, ध्यान से देखना, दिखा, दोनों बैटरी कनेक्टेड है पूरा क्लोज पाथ में, समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, पहली बैटरी, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, पहली बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, कौन सा कॉम्बिनेशन, डिफरेंस कॉम्बिनेशन। तो अब इसको लिख के बताते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे थे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट बैटरी इज, बोलो, कनेक्टेड टू विच टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड बैटरी। तो पहली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ ये, दैट इज डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज इज कनेक्टेड टू दी सर्किट, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखे थे देख, एंड द रिजल्टेंट EMF विल बी, एंड द रिजल्टेंट EMF विल बी, यहाँ पर बैटरी असिस्ट करेगी या अपोज करेगी ना, डिफरेंस कॉम्बिनेशन है, तो रिजल्टेंट EMF क्या रहेगा, ε1 माइनस ε2, ठीक है ना। इफ या फिर से ε1 इज ग्रेटर देन ε2, ऐसा मान के चले कि ε1 ज़्यादा और ε2, तो ही ये यूज़ करेंगे ना बेटा। अब फिर से क्या करना पड़ेगा अपने को, बोल, नल पॉइंट ऑब्टेन करना पड़ेगा। सेम पॉइंट पे आएगा क्या नल पॉइंट, नहीं, अलग कहीं तो भी आएगा। तो फिर से मैंने ऐसा जॉकी को टैप किया, तो फिर से मुझे एक कहीं तो भी ऐसा नल पॉइंट मिल गया, ऐसा नल पॉइंट मिल गया, ठीक है।
इधर मैं लिख देता हूँ डी डैश, ठीक है। या फिर समझ ये डी डैश है, ये डी डैश है और ये L2 है ना, और ये वाला क्या है बेटा D, और ये L1, ठीक है। ताकि आपको समझे, ज़रूरी नहीं L1 ही छोटा हो L2 बड़ा, L1 बड़ा L2 छोटा भी हो सकता। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो ये आपका L1, ये आपका L2। तो यहाँ पर लिखेंगे नल पॉइंट, बोलो नल पॉइंट D डैश इज ऑब्टेन्ड by tapping the jockey at length बोल L2। कौन सी लेंथ पर बेटा L2। यहाँ पर भी लगाएंगे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, V इज इक्वल टू K इंटू L। L की जगह क्या आएगा L2, V की जगह दोनों बैटरी का EMF लेना पड़ेगा, पर यहाँ पर दोनों बैटरी का EMF मिल के कितना EMF दे रहा है बोल, ε1 माइनस ε2। तो ये आएगा इधर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से सेम काम, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। व्हाट इज इक्वेशन 1 सी, ε1 प्लस ε2 इज इक्वल्स टू K इंटू L1 डिवाइडेड बाय ε1 माइनस ε2 इज इक्वल्स टू K इंटू L2। K से K क्या हुआ, क्या हुआ, इसको उससे डिवाइड किया, क्या क्या था, हो गया, क्लियर है, बोलो बोलते भी नहीं भाई, बोलते भी नहीं। आगे देख, आगे देख, के से के कैंसिल, ठीक है ना। ये मैं ये चेंज किया उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हो, अरे नहीं रे नालायक लोग, पहले ये आया D L1 पे, बाद में आया D डैश L2 पे, समझे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देख रहे, आगे देख, K से K कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ε1 प्लस ε2 बाय ε1 माइनस ε2 L1 बाय L2। आगे क्या आंसर, हमको EMF को कंपेयर करना था, EMF को कंपेयर करना है मतलब ε1 डिवाइड बाय ε2, ये रेशियो निकालना है हमको। आगे क्या वो रेशियो नहीं, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मैथ्स का एक फंडा, 10th में पढ़ा है आपने, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर डिवीजन के नीचे इन दोनों को माइनस करेंगे, सेम उधर भी करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार ऐड एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा देख, पहले इन दोनों को ऐड करो, ε1 प्लस ε2 ε1 माइनस ε2, पहले दोनों को क्या करेंगे ऐड, और फिर दोनों को क्या करेंगे रे माइनस, ε1 प्लस ε2 ε1 माइनस ε2, दोनों को क्या करेंगे माइनस। सेम काम इधर करो, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। सर ये सब क्या है बेटा, बेसिक अलजेब्रा है, और अगर नहीं पता है तो पता नहीं कैसे 10वीं पास करके आए हो, ठीक है ना। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हम लोग 9th 10th में अलजेब्रा में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कि अगर A बाई बी है C बाई डी है तो A प्लस बी बाई A माइनस बी, C प्लस डी बाई C माइनस बी। समझ में आ रहा अच्छे से। आगे देख क्या बनेगा बेटा, ये ध्यान दो इधर, आगे इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा देख, ε1 प्लस ε2, ये प्लस है ना, तो जो जैसे वैसे ही रहेगा, ε1 माइनस ε2 डिवाइड बाय ε1 प्लस ε2। ये देखिए माइनस है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2, करेक्ट है, माइनस ε2 प्लस ε2 प्लस ε1 माइनस ε1, ऊपर क्या बचा देख, ε1 प्लस ε1 2 ε1, ε2 प्लस ε2 2 ε2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 बाय L1 माइनस L2। फाइनली ε1 by ε2 is equals to L1 plus L2 by L1 minus L2. This is how we compare EMF of two cell using sum and difference method. समझा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट आपका ये वाला रहेगा लैब में, और ये भी आता है 4 मार्क्स के लिए अगर थ्योरी आए, और इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, समझा। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो है कैलकुलेटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। तो वहाँ से कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे।
तो कल पोटेंशियोमीटर पूरा फिनिश करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर का डिस्टिंग्विश। आज का भूलना नहीं है, आज का कुछ भी भूलना नहीं, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स जितने हैं पोटेंशियोमीटर के पूरे, ठीक है। कल पोटेंशियोमीटर पूरा खत्म करेंगे और टाइम बचा तो फिर गैल्वेनोमीटर चालू करो। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। अब 3 टॉपिक बचा है इसके बाद, गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, चैप्टर फिनिश है।